सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का पहला टॉपिक बार्टर एक्सचेंज। ज़रा मुझको बता दीजिए, मनी के पहले क्या चीज़ चलती थी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज की समस्या ये थी कि हमारे पास जैसी कमोडिटी है और जो हम बेचना चाहते हैं, सामने वाला मिलना चाहिए जो उसे ख़रीदना चाहे। देयर वॉज नेवर अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जैसा ज़िंदगी में होता है। जो हमारे पास है वो किसी को नहीं चाहिए और जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो हमें नहीं मिलता है ना। तो बस वही कुछ मनी इकोनॉमी में होता था। तो बार्टर एक्सचेंज इज कॉल्ड CC इकोनॉमी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। मैं जितना बोल रही हूँ सब पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस की लाइंस बोल रही हूँ। सो बार्टर एक्सचेंज वाज कॉल्ड कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी, जहाँ पर सामान के बदले में सामान एक्सचेंज होता था, मगर इसकी समस्याएं 4 थीं। पहली थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दो ऐसे लोग एग्जैक्टली मिलना मुश्किल थे जिनको एग्जैक्टली वही गुड्स चाहिए जो एक को बेचना है और दूसरे को ख़रीदना है। सेकंड, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। कहने का मतलब कि मुझे एक कैलकुलेटर और एक कार को एक्सचेंज करना है तो कार के कितने टुकड़े करूंगी तब एक कैलकुलेटर के बराबर होगा, तो देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ एक्सचेंज। तीसरा, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आज पेमेंट नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर की डेट पे पेमेंट करना है, तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी इन बार्टर एक्सचेंज। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बार्टर एक्सचेंज में सामान को संभाल के रखने में बहुत दिक्कत होती थी। स्पेस बहुत लगती थी, पेरिशेबल गुड्स हों तो वो ख़राब हो जाते थे, और स्टोरेज कॉस्ट और सिक्योरिटी कॉस्ट बहुत होती थी। इतनी झंझटों के कारण कैश का सृजन हुआ। सो मनी वॉज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो सबने स्वीकार किया। सो प्लीज़ राइट क्यू हेयर। आपको पता होने ही चाहिए लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज फॉर 3 मार्क्स। तो ये इसके 4 पॉइंट थे। CC इकोनॉमी इसका मेन क्वेश्चन रहता है। और मतलब बार्टर एक्सचेंज ने कौन सी समस्या को क्रिएट किया था, ये सारी उसकी समस्याएं हैं, और मनी ने इन समस्याओं का समाधान किया। जब मनी की हम बात करते हैं तो मनी का एवोल्यूशन में सबसे पहले आया था कमोडिटी मनी, जिसमें पर्ल्स और ये सब चीज़ें एक्सचेंज होती थी। फिर मेटालिक मनी, चांदी के, सोने के, प्लैटिनम के सिक्के एक्सचेंज होते थे। पेपर मनी, रुपयों के रूप में करेंसी, कागज़ वाली करेंसी आई। क्रेडिट मनी, जिसमें चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब आया। और प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब। और अब ई मनी पे लगा लें क्यू। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई मनी? ई मनी का मतलब है एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ डायरेक्ट ही मतलब एग्ज़ाम में लिख लेंगे। बैंक अकाउंट ऑफ एक आदमी से दूसरे आदमी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होना इज़ कॉल्ड ई मनी। ई मनी लिख लिया सबने? ज़रा तेज चलें क्लास में, सोते ना रहें। ओके, नाउ इसके बाद आता है मनी की डेफिनेशन। डेफिनेटली कहीं भी चिपकाने के काम आ जाती है। मनी इज समथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जितनी समस्याएं बार्टर की थी उन सब का ही ये समाधान है। सो 1, 2, 3, 4 आपको सब पॉइंट्स याद करने हैं। What is money? Money is anything which is generally accepted as a medium of exchange. It means कि आज की डेट में अगर मुझे ये कैलकुलेटर बेचना है तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं कैलकुलेटर के बदले में पैसे लेने को तैयार हूँ। पैसे सबके पास हैं। पहले समस्या ये थी कि मुझे वो आदमी ढूंढना पड़ता था, जैसे कैलकुलेटर बेचना है तो मजबूरी में गेहूँ चावल कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा। अब वो नहीं है दिक्कत। सो दैट इज़ वाई एक कॉमन माध्यम आ गया है ऑफ एक्सचेंजिंग थिंग्स। सो मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आज की डेट में पेमेंट ना करके 3 महीने बाद करना है, तो बार्टर एक्सचेंज की कौन सी समस्या को मनी ने सॉल्व किया है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, क्योंकि इसमें क्रेडिट पेमेंट्स हो सकते हैं। ओके, आज की डेट में अपनी कैपिटल को या संपत्ति को रखना आसान हो गया है, तो मनी का कौन सा फीचर है जो ये बोलता है? आज की डेट में परचेज और सेल के ट्रांजैक्शन को तोड़कर 2 इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। कौन से फीचर ने ये हेल्प की है?
मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, समझ में आएंगे तो बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। फंक्शंस ऑफ मनी में आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन वही डेफिनेशन के 2 पॉइंट आ गए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, और सेकेंडरी या सब्सिडियरी या डेरिवेटिव फंक्शंस में एक्स्ट्रा फंक्शन आ गए, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये इतना ओके है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मनी सप्लाई इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट क्यू। आप प्लीज़ कुछ ऐसा मार्क लेके चलें क्लास में साथ में कि जहाँ मैं बोलूँ ये इंपॉर्टेंट है वहाँ आप हाईलाइटिंग कर सकें। वो ए कैटेगरी एरियाज़ को मैं हाईलाइट करा रही हूँ। वैसे तो गैप होता है पेपर में, बट किसी वजह से आप ना पढ़ पाएँ तो कैटेगरी ए क्वेश्चंस को ज़रूर पहले करें। मनी सप्लाई, इकनॉमी में एक पर्टिकुलर दिन कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है उसको कहते हैं मनी की सप्लाई। मनी सप्लाई में पब्लिक का पैसा शामिल है बस। पब्लिक में हम और तुम लोग आते हैं और फर्म्स आती हैं। पब्लिक में बैंक्स नहीं आते, गवर्नमेंट नहीं आती। तो एक बैंक अगर आरबीआई में जाके सीआरआर रखता है तो क्या वो सीआरआर मनी सप्लाई में आना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो किसका पैसा है? बैंक का। और मनी सप्लाई सिर्फ पब्लिक के पैसे की बात करता है। दिस इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन। सो मनी सप्लाई इज टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसका दूसरा क्वेश्चन, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये एक पर्टिकुलर दिन की बात करता है, नॉट कि पूरे फरवरी में, पूरे जनवरी में, पूरे साल में, नॉट लाइक दैट। एनीथिंग विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। So money supply is a stock concept. Okay, money supply is a stock concept and इसमें सिर्फ पब्लिक का पैसा आता है। क्या इसमें बैंक्स का और आरबीआई का पैसा आता है? क्या इसमें गवर्नमेंट का पैसा आता है? नो। ओके, नाउ मनी सप्लाई की 4 डेफिनेशंस आरबीआई ने 1977 में दी। M1, M2, M3, M4 घोट के पीने वाला पोर्शन आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो लेक्चर 4 बार रिपीट करिए। घोट के पीने वाला पॉइंट एक क्वेश्चन फिक्स है इस स्लाइड में से। M1, M2, M3, M4, M1 एंड M2 आर कॉल्ड नैरो मनी। नैरो मनी क्योंकि इनकी व्याख्या सीमित है, छोटी है, कम आइटम्स हैं। नैरो मनी। नंबर 1 इज M1, C प्लस DD प्लस OD। आधी रात को भी अगर मैं फोन करके पूछूं व्हाट इज M1, C प्लस DD प्लस OD। व्हाट इज M1, C प्लस DD प्लस OD। व्हाट इज M1, C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब करेंसी जो आपके जेबों में है, घर में है, रखी हुई। DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। आप बैंक से जाके 2 तरीके से पैसे रख सकते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ATM के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू, कभी भी निकाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। एंड तीसरा इज अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आरबीआई में रखा हुआ इंस्टीट्यूशनल पैसा, आरबीआई में रखा हुआ बैंकों का पैसा इज नॉट M1। आरबीआई में रखा हुआ बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस का पैसा, जैसे यूनेस्को और ऐसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस। So M1 is C plus DD plus OD. C plus DD plus OD. C मतलब currency with the public. DD मतलब demand deposit with the public. And OD मतलब other deposit with। एक बात बताइएगा, पंजाब नेशनल बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर 10 करोड़ रुपए रख दिए, क्या वो भी डिमांड डिपॉजिट में आएगा? नो, क्योंकि वो तो बैंक का पैसा है। मनी सप्लाई में किसका पैसा आता है? ओनली पब्लिक, ओनली पब्लिक, ओनली। नाउ व्हाट इज M2? नथिंग। M1 उठाया और उसमें एक छोटी सी चीज जोड़ दी, विच इज सेविंग बैंक ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो मैम इसको अलग से वहां क्यों रखा? क्योंकि सेविंग बैंक ऑफ पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप चेक इशू नहीं कर सकते। उसकी खासियत है कि आप उसमें से चेक नहीं निकाल सकते, इसलिए उसकी कैटेगरी अलग बना दी। So what is M1? C plus DD plus OD. What is M2? M1 उठाया और क्या किया? सेविंग ऑफ पोस्ट ऑफिस जोड़ दिया। This is M2. So M1 and M2 is called narrow money. Sorted है ये बात? हाँ या ना?
अरे क्या देख रहा भाई, मुझे रजिस्टर देख। उसके बाद आया M3। M3 में क्या किया उन्होंने, फिर से M1 पूरा उठाया। अब इसमें उन्होंने टाइम डिपॉजिट जोड़ दिए। भाई यहाँ था डिमांड डिपॉजिट, यहाँ है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट बोले तो FD। इसको निकालने में समय लगता है, इसलिए उसको लिख दिया ब्रॉड मनी, ऐसे सोच लो। सो दिस इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। बताओ विच इज मोर कॉम्प्रीहेंसिव, M1 और M3 में? M3, उसमें ज़्यादा आइटम है ना, क्या एक्स्ट्रा है उसमें? अब ये दोनों तो कॉमन है ना भाई, ये एक्स्ट्रा है ना, व्हाट M1 30। M4 सबसे बड़ा मेजर है क्योंकि इसमें M3 उठाया और टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस जोड़ दिया और NSC छोड़ के। फिर से सुन लो एक बार, M1 बोलो जल्दी। M2 में एक चीज एक्स्ट्रा क्या डाल दी? M3 में एक चीज एक्स्ट्रा क्या डाल दी? तो इस डिपॉजिट और इस डिपॉजिट में क्या अंतर है? ये डिमांड डिपॉजिट है जो आप कभी भी निकाल सकते हो, और ये टाइम डिपॉजिट है जो एक फिक्स्ड समय सीमा के बाद ही निकाल सकते हैं। यहाँ तक स्टोरी खत्म। अब M4 बाप है सबका, क्यों? क्योंकि उसमें M3 तो जोड़ा ही जोड़ा, मतलब ये सब कुछ तो उसमें आ ही गया, साथ में टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तुम कहोगे मैम ये भी पोस्ट ऑफिस था, ये भी पोस्ट ऑफिस है, अंतर क्या है? ये सेविंग था, इसमें FD प्लस सेविंग है। इट्स टोटल एक्सक्लूडिंग NSC। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज एक्सक्लूडेड क्योंकि वो 6 साल बाद ही मिलता है। सॉर्टेड है एवरीवन? जल्दी बोलो, M1, M2, M3, M4। Which two are called broad money? Which is called narrow money? Very good। तो ये हो गया तुम्हारी, ये चारों चीज़ें तुम्हें याद होना चाहिए। लेक्चर रिपीट कर लेना अगर किसी को याद नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट स्किप एनी ऑफ दीज पोर्शंस। नाउ अदर डिपॉजिट के लिए लिख लो, 3 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी चला आता है। अदर डिपॉजिट, ये जो चुन्नू मुन्नू अदर डिपॉजिट था, ये इसके ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन, अदर डिपॉजिट किसके पास रखा जाता है? कौन रखता है? फॉरेन बैंक्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं अपना पैसा वहाँ रखती हैं। सो ये हो गया यहाँ तक की स्टोरी। अब ज़रा फटाफट ये देख लो, ये क्वेश्चन मैंने कराया था, याद है ये क्वेश्चन सबको? चारों कंपोनेंट्स दे दिए एकदम, बच्चों ऐसा सरल क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का, लॉटरी लग जाएगी, प्रैक्टिकल आ गया, देख के घबरा मत जाना। बस ये फिगर उठा के दे दिए, M1, M2, M3 के फॉर्मूले तुम्हें पता है, उन फॉर्मूलों को जोड़ दिया, फोटो खींच लो, कर लेना एक बार प्रैक्टिस इसकी। नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन दिस। हाई पावर्ड मनी में कुछ नहीं। हाई पावर्ड मनी, पहली बात तो ये कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हाई पावर्ड मनी इज द मनी प्रोड्यूस्ड बाय RBI एंड द गवर्नमेंट। क्या मतलब है मैम इसका, समझ नहीं आया? सबसे पहले इसमें करेंसी विद द पब्लिक तो है ही, साथ में इसमें कैश रिजर्व जो रखा है RBI के पास, वो किसका पैसा है? पब्लिक का। क्या पब्लिक का पैसा मनी सप्लाई में शामिल था? ओ, क्या बैंक्स का पैसा मनी सप्लाई में शामिल था? नहीं, तो बस वो एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। तो करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक तो है ही, साथ ही कैश रिजर्व्स विद RBI, इतना सा एक्स्ट्रा जोड़ना है, उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी इज द मनी प्रोड्यूस्ड बाय RBI एंड द गवर्नमेंट। मैम नहीं समझ में आया तो याद कर लो। क्या याद कर लो? करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद RBI। ज़्यादा चेपे करने की जरूरत नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बस। हाई पावर्ड मनी एंड मनी सप्लाई सेम है क्या? नो। कौन सा छोटा है? मनी सप्लाई, क्योंकि इसमें करेंसी विद द मनी पब्लिक तो है ही, इसमें बैंक का भी पैसा है भाई। कैश रिजर्व जो बैंक्स ने रखा है RBI के पास जाके, वो और जोड़ दिया, इसलिए इट इज हाई पावर्ड मनी। ओके, हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो। अब उसके बाद छोटा सा एक पॉइंट, इंडिया में ये हाई ऑर्डर क्वेश्चंस में से है, बट फिर भी बोर्ड को कभी कभी चस्का चलता है एक्स्ट्रा चीज़ें देने का। सो मॉनेटरी सिस्टम इंडिया कौन सा फॉलो करता है? मॉनेटरी सिस्टम एटलीस्ट
मिनिमम रिजर्व सिस्टम, नाम याद रख लो, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहता है कि 200 करोड़ गोल्ड और फॉरेक्स जब तक हमारे ट्रेजर में नहीं रहेंगे, ट्रेजरी में, तब तक हम नोट नहीं छाप सकते। इंडिया फॉलोज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठोको ताली, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? सो इंडिया फॉलोज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। 200 करोड़ ऑफ गोल्ड एंड फॉरेक्स जब तक हमारे पास नहीं होते हैं, हम नोट नहीं छापते। RBI is the note printing authority in India. India follows inconvertible paper currency standard. 1 रुपया का सिक्का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापती है, उसके अलावा सारी चीज़ें कौन छापता है? इसलिए इसको करेंसी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री कहते हैं। 1 रुपये का सिक्का कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके अलावा सब कौन छापता है? RBI। कौन से सिस्टम पे छापता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कितने करोड़ का डिपॉजिट मिनिमम? 200 करोड़। इतनी सारी बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स करने की और ज़रूरत नहीं है। आ जाइए फटाफट बैंकिंग के टॉपिक पर। मनी क्लोज, बैंकिंग शुरू। सो टाइप्स ऑफ बैंक्स, 2 तरह के बैंक है भाई, कमर्शियल और कमर्शियल बैंक पे आ जाते हैं। कमर्शियल बैंक का मेन पर्पस क्या है? सुनो, रुपया कमाना। कॉमर्स का मतलब ये है व्यापार, और कमर्शियल बैंक वो हैं जो बैंकिंग को एक व्यापार की तरह करते हैं, लाइक एन एंटरप्राइज। कैसे कमाते हैं, उनकी कमाई कहाँ से होती है? प्लीज़ पे अटेंशन। पब्लिक से जो वो डिपॉजिट लेते हैं, पब्लिक को फ़र्ज़ करो उन्होंने 4% ब्याज दिया, 4% ब्याज दिया। अब इस पैसे को उन्होंने आगे लोन के रूप में दिया दूसरे लोगों को, फर्म्स को, व्यापारियों को, तो 14% का ब्याज उनसे लिया, तो इसको कहते हैं स्प्रेड। वहाँ लिख लीजिए क्यू, एग्ज़ाम क्वेश्चन। स्प्रेड इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैंक जो पब्लिक से पैसा लेता है, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, एंड जो लोगों को लोन देता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बैंक की कमाई है। इसमें से बैंक अपने खर्चे माइनस करके प्रॉफिट कमाता है। इस ऑपरेशन को बैंकिंग कहते हैं। तो स्प्रेड इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिट्स का ब्याज एंड लोन का ब्याज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इस स्प्रेड को ही बैंक कमाई कहता है। इसमें से खर्चे हटा के जो बचता है वो बैंक की कमाई है। सो कमर्शियल बैंक वो है जो दोनों काम करता है, बोरोइंग एंड लेंडिंग, आई मीन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन्स। तो इसकी डेफिनेशन लिखने में काम आ जाती है 2 मार्क्स में, इसको आप याद रखिए। बैंकिंग इज़ एन इंस्टीट्यूशन। कोई व्यक्ति का भी बैंकिंग की परमिशन किसी को नहीं है। बैंकिंग इज़ एन इंस्टीट्यूशन। बैंक, कमर्शियल बैंक जो क्या करता है? परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। पब्लिक से पैसा लेता है, लोगों को लोन देता है, और लिया 100 रुपये, दिया 60 रुपये, तो जो 40 बच गए उसको इन्वेस्ट कर देता है। तो तीनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ अ बैंक? बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट परफॉर्म्स द क्रिटिकल फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और 1-2 एग्जाम्पल चिपका देना, एग्जाम्पल के बिना कुछ नहीं करना। एग्जाम का बरसों पुराना क्वेश्चन, इज LIC अ बैंक? नो, क्योंकि LIC मात्र लोन देता है, पब्लिक से पैसा लेता नहीं है। और जो व्यक्ति दोनों काम करे उसी को बैंक कहते हैं। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस बैंक है क्या? नो, वो पैसा सिर्फ लेता है, लोन देता नहीं है, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ बैंक। बैंक वही है जो दोनों काम करे। अब आई बैंकिंग की बात, तो बैंकिंग के 2 मेन फीचर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोगों से पैसा लेना। फटाफट कर लो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, बहुत ही ये छोटा बेसिक है, तुम्हें पता ही है। बैंक का मेन फंक्शन, प्राइमरी मतलब मेन, मुख्य, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन। जब बैंक बेटू लोन एक्सेप्ट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो मेनली कितना? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स अकाउंट एंड रेकरिंग फिक्स डिपॉजिट। बताओ, करंट और सेविंग ये दोनों कौन मेंटेन करता है? आई आस्क अनदर क्वेश्चन।
सेविंग और करंट में से कौन सा बिजनेसमैन मेंटेन करता है, कौन सा हाउस होल्ड, किसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की सीमा है, किसमें कोई सीमा नहीं, किसमें चार्जेस लेता है बैंक, किसमें ब्याज देता है बैंक। गुड। फिक्स डिपॉजिट और करंट, अब ये दोनों सपोजिंग एक कैटेगरी हो गए, इनको दोनों को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट को देते हैं टाइम डिपॉजिट। बिटवीन टाइम एंड करंट डिपॉजिट कौन सा एक समय के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं? फिक्स डिपॉजिट। मैं एक सेकंड इसको थोड़ा सा बेटर वे में करते हैं बिकॉज ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट किसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, किसको एक समय के बाद ही कर सकते हैं, किसमें चेक की फैसिलिटी होती है, किसमें नहीं होती, किसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि लोग डालते पैसा निकाल लेते हैं, डिपॉजिट करते निकाल लेते हैं, तो बैंक यूज़ ही नहीं कर पाता, जबकि दूसरे वाले में बैंक लंबे अरसे तक यूज़ कर पाता है, इसलिए ज़्यादा कमा के देता है। तो ये डिफरेंस बिटवीन में लिख लीजिए क्यू। क्यू मतलब इम्पॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। सॉर्टेड है एवरीवन? डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। तो ये हो गया बैंक की एक वो फंक्शन। सेकेंड इज ग्रांटिंग ऑफ लोन। जब बैंक लोन ग्रांट करता है तो 3 तरह के मुख्य लोन हैं, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन और टर्म लोन। और टर्म लोन फिर से 2 तरीके के हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। बेटू कैश क्रेडिट लिमिट बिजनेसमैन लेते हैं रॉ मटेरियल के लिए, यहाँ पर फिट कर लो एक बार। मैं एक दुकानदार हूँ, किराने की दुकान मैंने खोली है। अब इस किराने की दुकान में सामान भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैंने बैंक से लिमिट बनवाई कि सर 1 लाख रुपए की लिमिट बनवा दीजिए। तो वो कहते हैं ये जो 1 लाख से आप सामान मैडम खरीद के लाई हो, इसी को गिरवी रख दो। तो स्टॉक को ही हम गिरवी रख देते हैं। स्टॉक हाइपोथिकेट होता है, मॉर्टगेज बोलता है, अलग अलग शब्द होते हैं, गिरवी रख दिया जाता है। और शांत रहो बेटा प्लीज। तो जो व्यक्ति है वो हाइपोथिकेट मनी गिरवी स्टॉक को हाइपोथिकेट कर सकता है, शेयर्स और बॉन्ड्स को भी गिरवी रख सकता है कि ये रख लीजिए सर और मुझे पैसे दे दीजिए। जब मेरा सामान बिकेगा मैं आपको उतना उतना पैसा वापस करते जाऊँ। तो सपोजिंग मैंने 10 लाख की लिमिट बनवाई, 10 लाख निकाले, सारा सामान खरीदा, पहले ही दिन मेरी 1 लाख की सेल हो गई, तो मैंने जाके 1 लाख वापस जमा कर दिए, तो नेट लोन कितना बचा? तो 9 पर ही ब्याज लगेगा। एक्चुअल अमाउंट विथड्रॉन पर ही ब्याज लगता है। इसको क्या कहते हैं? कैश क्रेडिट लिमिट। की पिक्चर याद रखना कि मैम ने किराने की दुकान बताई थी, 10 लाख रुपए का उसने सामान भरा, 1 लाख का बिका, जाके 1 लाख रखा, तो 9 लाख ही नेट बचा, उस पर ब्याज लगा। समझ में आ गई बात? इसको क्या कहते हैं? कैश क्रेडिट लिमिट। सेकेंड इज डिमांड लोन। कभी भी बैंक वापस ले सकता है, स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह इसको लेते हैं, एग्जाम के लिए नॉट इम्पॉर्टेंट। टर्म लोन, एक फिक्स्ड समय के लिए दिया गया लोन इज कॉल्ड टर्म लोन। ईएमआई में बैंक इसको वापस लेता है, कम दिनों के लिए 1 साल से कम शॉर्ट टर्म लोन, और लॉन्ग टर्म 1 साल से ऊपर। कार लोन, हाउस लोन, ऑल दीज आर 1 साल के ऊपर। इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पे लगता है। ओके, हाँ या ना? ओके, सो बताइए टर्म लोन और कैश क्रेडिट में कौन सा जितना निकालो उतने पे ही लगता है? कौन सा बिजनेसमैन यूज करते हैं? कौन सा कोई भी ले सकता है? घर का लोन, कार का लोन, बिजनेस के रॉ मटेरियल का लोन। बस इतना बहुत है जानने के लिए। तो इतना कभी क्वेश्चन आए तो जोड़ जाड़ के लिख दीजिएगा। तो इस एरिया में से इतना इनफ है। ओके, अब अपन आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस पर। सेकेंडरी फंक्शंस में से कुछ भी एग्जाम में आता नहीं है। ओवरड्राफ्ट थोड़ा बहुत ठीक है, जितने पैसे रखें उससे ज़्यादा निकालने को कहते हैं ओवरड्राफ्ट, नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इसको आप लेट गो कर सकते हैं। डिस्काउंटिंग आप 11th क्लास में पढ़ के आए, हाँ या ना? नॉट इम्पॉर्टेंट। एजेंसी फंक्शन नॉट इम्पॉर्टेंट। 2-3 याद कर लीजिएगा, एक बार ओवरव्यू देख लीजिएगा, बट नॉट इम्पॉर्टेंट। दिस इज नॉट द फोकस एरिया ऑफ द बोर्ड। आते हैं सेंट्रल बैंक। यहाँ से इम्पॉर्टेंट एरिया चालू होता है, कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा। किसी भी कंट्री में
पूरे मॉनेटरी स्ट्रक्चर को संभालने वाली एक जो संस्था होती है उसको अपन कहते हैं केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, और इंडिया में वो काम पूरा करता है आरबीआई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is the central bank of our country, formed in 1934. It was nationalized on 1st of January 1949, हमारी आज़ादी के 2 साल बाद ऑलमोस्ट। तो ये तब पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगा। इट ऑक्यूपाइज द पाइवटल, सबसे ऊंची शीर्ष चोटी पे विराजमान ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर। इट इज़ द एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स। तीनों शब्द आपको याद रखने हैं। कंट्रोल्स नियंत्रित करता है, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आरबीआई जो है इसके फंक्शंस ऐसे पूरे रटने की ज़रूरत नहीं है। 4 मेन फंक्शन मैं बताती हूँ। सबसे पहला बैंक ऑफ इशू। आपको पता है बैंक ऑफ इशू का मतलब, इंडिया में आरबीआई इज़ द सोल अथॉरिटी दैट प्रिंट्स करेंसी। आरबीआई सारी नोट प्रिंट करती है ऑन मिनिमम रिजर्व सिस्टम। 1 रुपये का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, बाकी सब आरबीआई प्रिंट करती है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये क्वेश्चन हमने जब डिटेल में पढ़ रहे थे तब लिखा था नोट्स में, आप ज़रा खोल के देखिएगा। फ़ायदा ये है कि अगर आरबीआई प्रिंट करती है तो उसका कंट्रोल बेहतर रहता है। हर राज्य सरकार को नोट छापने की एजेंसी दे देते तो ना जाने कितनी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती। 11th में आप पढ़ के आए हैं, किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम। हर कोई छापने लगता नोट, छापन की मशीन बजाने के पता नहीं क्या होता। तो दैट्स वाई आरबीआई के नोट छापने से नोट छापन की मशीन नहीं होती है, कंट्रोल में नोट छपते हैं। दूसरा, आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरवाइज कर पाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सारे राज्य सरकारों को सुपरवाइज करना होता तो प्रैक्टिकल नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब एक अथॉरिटी आरबीआई, बस इनको सुपरवाइज करना है। तीसरा, इंडिया की वैल्यू बनी रहती है। और चौथा, पब्लिक का फेथ बना रहता है कि हमारी करंट कंट्री में जितने नोट छपें उतना सोना गवर्नमेंट की ट्रेजरी में है, तो हमारा वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं है, उसकी वैल्यू है। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एडवांटेजेस, 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये। क्या फ़ायदा है कि एक ही व्यक्ति नोट छापे? व्हाट्स द बेनिफिट दैट देयर इज ओनली वन? ओके, देन द सेकेंड फंक्शन इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई के पास सारे गवर्नमेंट्स, सेंट्रल और पूरी राज्य सरकारें अपना पैसा रखते हैं। जब इनको पैसों की ज़रूरत होती है तो आरबीआई इनको भी लोन देता है। तो इट इज़ द बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये अगेन आया 3 मार्क का क्वेश्चन। व्हाई इज़ इट कॉल्ड बैंकर्स बैंक? बैंकर्स बैंक, तो एज आई सेड कि आरबीआई के पास सारे बैंक्स अपने अकाउंट खोलते हैं, ऑल द कमर्शियल बैंक्स। सब लोग अपना सीआरआर भी आरबीआई के पास ही जाके डिपॉजिट करते हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सीआरआर? कैश रिजर्व रेशियो। और आरबीआई ही उनका अंतिम रास्ता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब कहीं से पैसा नहीं होता और बैंक में फंस जाता है तब आरबीआई ही उनको पैसा देता है। ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस। तो कीवर्ड फोकस करो। कीवर्ड्स क्या हैं? सारे बैंक्स अपना अकाउंट कहाँ खोलते हैं? आरबीआई। सारे बैंक सीआरआर कहाँ डिपॉजिट करते हैं? आरबीआई। सारे बैंक्स को मदद आखिरी में कौन करता है? आरबीआई। और आरबीआई क्लियरिंग हाउस की तरह भी एक्ट करता है। अगर कीवर्ड भी आप लिखाएंगे तो बस पेपर चेकर सिर्फ कीवर्ड देख के नंबर देते हैं। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। अब आ जाओ इस पॉइंट पर, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई, शांत हो जाओ। किसी भी कंट्री में बेटा अगर पैसे का सप्लाई ज़्यादा है तो पैसा ज़्यादा होने से बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होती है। ये हम एग्रीगेट डिमांड चैप्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स के पढ़ चुके हैं। फिर भी ये इतना फंडामेंटल टॉपिक है कि मैं इसको एक बार और तुम्हें रिपीट करा देती हूँ। सपोजिंग हमारी इकनॉमी में सब बिल्कुल रईस लोग हैं, तीन सौ करोड़ तो लोगों की अलमारियों में ही निकल रहे हैं।
नोट छापन की मशीन टूट गई। सो सपोजिंग हमारी कंट्री में शांत एक्सेस मनी सप्लाई है, अरे यार प्लीज़ चुप होना बच्चों। अगर हमारी कंट्री में एक्सेस मनी सप्लाई है तो पैसा ज़्यादा होने की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है और डिमांड बहुत बढ़ जाती है, बट सप्लाई उतनी नहीं बढ़ पाती है। 11th के बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ के आए हो कि लोगों को कोई चीज़ चाहिए, सब डिमांड कर रहे हैं और वो चीज़ उतनी है नहीं, तो मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाती हैं, विच इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। और जिस देश में 22% जनता बिलो पॉवर्टी लाइन हो, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है और इतनी महंगाई होगी, तो हाउ विल इट सर्वाइव? जब सर्वाइव नहीं कर पाता है ना, कोई पेट में भूख लगती है ना, तो मार काट मचाते हैं लोग, देखते नहीं कौन सामने है, पेट भरना उनको, ख़त्म बात। तो पूरी कंट्री में अराजकता फैलती है, पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है, तो इन्फ्लेशन इज़ नॉट अ गुड आइडिया। सो हाउ डज़ द गवर्नमेंट सॉर्ट इट? गवर्नमेंट उसको सॉर्ट करने के लिए जो उसकी प्रॉब्लम है, ज़्यादा मनी, उसको अटैक करती है। जब पैसा ही इकोनॉमी में से कम हो जाएगा तो अपने आप ये इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉर्ट होगी। तो जो संस्था है जो इसको करती है वो 2 लोग हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उसकी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करती है, बजट में हम पढ़ते हैं टैक्सेशन की पॉलिसी, और दूसरी है आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इस समस्या को सॉर्ट करती है। ये आपको एग्रीगेट डिमांड में भी काम आएगा, इसलिए मैं अभी बता दे रही हूँ, जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो रिपीट नहीं करूँगी। तो जब आरबीआई को लगता है कि पैसा ज़्यादा है, तो आरबीआई के 2 मेजर्स हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में आता है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वांटिटेटिव मेजर्स में आता है एलआरआर, विच इज़ लीगल रिजर्व रेशो। क्वांटिटेटिव में ही आता है बैंक रेट पॉलिसी फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स जो बैंक देता है आरबीआई, एंड रेपो रेट पॉलिसी फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स। शांत रहो, प्लीज डोंट रिपीट। सो ये क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। एंड क्वालिटेटिव मेजर्स में आते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉरल सुएशन, जिसके अंदर ही आ जाता है डिसिप्लिनरी एक्शन। सो सबसे पहला है क्वांटिटेटिव में ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो आरबीआई को दिख रहा है, कॉन्सेंट्रेट, आरबीआई को दिख रहा है मार्केट में पैसा बहुत है, तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर देती है। तो जैसे कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो लोग उसे खरीदते हैं, तो इन अ सेम वे आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स। आप बिजनेस स्टडीज़ में भी उधर पढ़ते हैं, 365 दिन के अंदर अंदर जो हो जाए ट्रेजरी बिल, लोग इसको खरीदते हैं। तो लोगों का पैसा कहाँ पहुँच जाता है? Where does the people's money go? To RBI। और लोगों के हाथ में आ जाता है वो ट्रेजरी बिल, जिससे लिक्विडिटी कर्ब होती है और मार्केट में महंगाई दबती है। तो इस पूरे मैकेनिज्म को आरबीआई कंट्रोल करता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है आरबीआई का। सो आरबीआई जब देखता है कि एक्सेस मनी है तो वो इशू करता है बॉन्ड। कभी कभी उल्टा हो जाता है, हमारी इकोनॉमी में जब पैसा ही नहीं होता लोगों के पास तो डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होने से सामान नहीं बिकता है तो दुकानदारों को कम प्राइस करनी पड़ती है, विच इज़ कॉल्ड डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के चलते वो अपने एग्जिस्टिंग वर्कर्स को नौकरी पे से निकालते हैं, कॉजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनदर सेटबैक टू द इकोनॉमी। सो ना डिफ्लेशन अच्छा है ना इन्फ्लेशन। तो जब डिफ्लेशन होता है तो आरबीआई क्या करती है, लोगों के हाथ में ये जो पुराने बॉन्ड है इसको खरीद लेती है और लोगों के हाथ में क्या पहुंचा देती है? कैश, जिससे इकोनॉमी रिवाइव होती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो ये हो गया पहला। इज इट क्लियर एवरीवन? देन आया एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशो। एलआरआर का मतलब है आरबीआई की पॉलिसी जिसमें वो कमर्शियल बैंक से कहती है कि आपके जो नेट डिपॉजिट्स हैं, इन डिपॉजिट्स का कुछ फ्रैक्शन आप हमारे पास ला के रखिए, जिसको वो कहते हैं सीआरआर, और कुछ वो कहते हैं अपने खुद के लॉकर में रखिए, विच इज़ कॉल्ड एसएलआर। तो फर्ज करिए कि किसी बैंक के पास
पब्लिक से 1 लाख रुपए आए। 1 लाख रुपए में से आरबीआई ने कहा कि 20% हमारे पास रख दो, तो बताओ कितना रुपया पहुंच गया। मैंने एग्जाम्पल चेंज कर दूं, 10% CRR है, तो कितना 10,000 रुपये कहाँ चला गया, आरबीआई के पास। 20% SLR है, तो 20,000 कहाँ चला गया, खुद के लॉकर में। तो 10 और 20 कितना पैसा साइड हो गया, 30। तो लोगों को देने के लिए कितना बचा, 70। अब अगर आरबीआई चाहती है हम लोगों को लोन देना नहीं चाहते, तो ये दोनों रेशो वो क्या कर देगी, हाई। तो सपोजिंग उन्होंने CRR कर दिया 30%, तो 1 लाख में से कितना वहाँ चला गया, ये उन्होंने कर दिया 40%, ओनली एन एग्जाम्पल। तो यहाँ कितना चला गया, 40। तो कितना पैसा साइड हो गया, 70। तो पब्लिक को देने के लिए कितना बचा, 30। हाउ मेनी टोटली अंडरस्टैंड दिस वर्किंग ऑफ SLR CRR, वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में भी और एग्रीगेट डिमांड चैप्टर में भी, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। तो इसलिए ये आपको याद करना है पूरी तरह से, आपको इसकी थ्योरी पता होना चाहिए। बैंक रेट पॉलिसी, थर्ड इंस्ट्रूमेंट। जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है, कमर्शियल बैंक उसी में अपना प्रॉफिट एलिमेंट जोड़ के पब्लिक को लोन देते हैं। अगर आरबीआई चाहती है पब्लिक के पास पैसा कम जाए, तो बताइए वो कमर्शियल बैंक का लोन का रेट क्या कर देगी, बढ़ा देगी। 15% ये देंगे, तो वो 5% जोड़ के पब्लिक को कितने पे लोन देंगे, कौन लेगा 20% लोन। आप एक बाइक खरीद रहे हैं 1 लाख की, तो 4 साल में वो 2 बाइक के बराबर आप पेमेंट कर बैठेंगे, इतना हाई रेट होगा तो कौन लेगा सामान, फिर बोलो हाँ या ना। और वो चाहते हैं कि पब्लिक लोन ले, तो वो ये रेट क्या कर देंगे, कम। बस ये इतनी सी पॉलिसी है। रेपो रेट पॉलिसी भी वही है, बट इतनी सी बात है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है और ये लॉन्ग टर्म के लिए है। तो ये आपको चारों पता होना चाहिए। उसके बाद एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, छोटे बच्चों जैसा डिफरेंस है, सुनिए और बताइए। कौन पब्लिक से डील करता है, कौन नहीं करता है, कौन सा सिर्फ एक है, कौन से अनेक हैं। विच क्रिएट्स क्रेडिट, एक फिर से लाइन चेंज, विच कंट्रोल्स क्रेडिट, सेंट्रल बैंक। विच क्रिएट्स क्रेडिट, कमर्शियल बैंक का जो ये पैसे से पैसा देने वाली एक्टिविटी है, इससे वो पैसे से पैसा बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रिएट क्रेडिट। और कौन नियंत्रण करता है, तो इट इज कॉल्ड कंट्रोल्स क्रेडिट। ओके, किसका पर्पस है, नोट प्रॉफिट कमाना, किसका है, रेगुलेट करना। मॉनेटरी पॉलिसी कौन चलाता है और कौन फॉलो करता है, लाइसेंस कौन देता है, किसको मिलता है। तो बस इतना पता है, तो ये चार्ट फॉर्म में याद कर लेना, हाँ या ना, फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क के ऊपर का इम्पॉसिबल है कोई इसमें से क्वेश्चन आए। इंस्ट्रूमेंट्स, अब जरा क्वालिटेटिव में भी 1-1 मार्क के लिए सुन लो। मार्जिन रिक्वायरमेंट, सबको पता है मार्जिन क्या होता है। अगर मुझे 5 लाख की गाड़ी खरीदनी है, उसकी मार्केट वैल्यू है 5 लाख, बैंक दे रहा है 4 लाख, तो मुझे मार्जिन कितना डालना है। अगर बैंक ये मार्जिन बढ़ा देगी, तो मुझे पहले 2-2.5 लाख खुद के लगाने पड़ेंगे, तो सामान खरीद पाऊंगी, बोलो हाँ या ना। तो डिमांड कंट्रोल हो जाएगी कि नहीं। तो मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी या एनीथिंग वी वांट टू बाय एंड द अमाउंट बैंक इज गिविंग, द रेस्ट वी हैव टू पे। तो उसको ऊपर नीचे करना इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है बैंक कहता है कि कुछ कुछ सेक्टर को खूब पैसा दो। प्रायोरिटी सेक्टर देश का जो होता है एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, इनको पैसा दो। और जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर हैं, रियल एस्टेट, कार लोन, ये सब इनको मत दो। तो किसी को देना और किसी को नहीं देना इज कॉल्ड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये कौन कहता है किसको दो किसको मत दो, आरबीआई। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, शब्द आपको इसमें से मिल जाएंगे, उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद मॉरल सुएशन, प्रेशर और परसुएशन का कॉम्बो। जैसे मैं आरबीआई हूँ और आप सब कमर्शियल बैंक हैं, मैंने आपको परसुएट किया कि पढ़ लो, अब बोर्ड के एंगल से बोल रही हूँ, पढ़ लो, जिंदगी बन जाएगी।
तो मैंने आपको परसुएट किया और कन्विंस किया कि तुम्हें पढ़ना चाहिए प्यार से, नहीं माने तो मैंने तुम पे प्रेशर दिया, निपट जाएगी ज़िंदगी। तो ऐसे या वैसे दोनों करके मैं जो चाहती थी मैंने वो करवा लिया, तो उसको आरबीआई करता है। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पहले तो परसुएट करता है कि पब्लिक को पैसा मत दो या दे दो, जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर लो। और जब नहीं सुनते हैं लोग तो आरबीआई कहता है लाइसेंस किसने दिया, ज़्यादा तेज चलोगे लाइसेंस रद्द कर देंगे। तो प्रेशर और परसुएशन के कॉम्बो को कहते हैं मॉरल सुएशन। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया है, आप इसकी भाषा बुकलेट में से कर लीजिएगा। ये सब मेजर्स हैं ऑफ द आरबीआई। अब आप आइए मनी क्रिएशन पे। मनी क्रिएशन किसको कहते हैं, लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, मनी क्रिएशन। ओके, लेट अस टॉक अबाउट मनी क्रिएशन। पैसे से पैसा बनाना। शांत हो जाओ बच्चे। क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन, पैसे से पैसा बनाना, इसकी थ्योरी मैं तुम लोगों को नोट्स में लिखवा चुकी थी। किसी के पास भी नोट्स ना हो तो दूसरों से लेके इसे कंप्लीट करें। अभी कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रही हूँ। शुरू में पहली बार जब, अब बात बंद कर दो प्लीज़, 5 ही मिनट की क्लास बची है। शुरू में पहली बार जब कोई पर्सन बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है उसको कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। बैंक क्या करता है उस पैसे का, इसको अपन लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इस पे 1 मार्कर क्वेश्चन, 4 मार्कर, 4 तो नहीं 3 मार्क क्वेश्चन इस लेवल का आ सकता है। सो पहली बार किसी व्यक्ति ने बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट किया उसको कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। बैंक इसमें से LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, विच इज़ SLR एंड CRR, उतना पोर्शन अलग कर देता है। बचा हुआ पोर्शन बैंक लोगों को लोन के रूप में देता है। तो जिन लोगों को लोन मिलता है वो लोग भी क्या करते हैं, लोन ऐसा नहीं मिलता कि कैश लो और घर में जाके रख लो। लोन ऐसा मिलता है कि उस आदमी के बैंक अकाउंट में बैंक पैसा डिपॉजिट कर देता है कि ये लोन की तरह आप यूज़ कर लो। तो वो आदमी जितने लोगों को खर्चा करके पैसा देता है, सपोजिंग उसने किसी से रेंट पे जगह ली, बिजनेस वाले ने लोन लिया, किसी से रेंट पे जगह ली, किसी से रॉ मटेरियल लिया, वो सब लोग भी जाके पैसा बैंक में ही तो रखते हैं और कहाँ रखते हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि पूरी इकनॉमी सिर्फ बैंकिंग पे चलती है, कैशलेस इकनॉमी अज्यूम की जा रही है। तो लोगों ने जाके जब बैंक में पैसा रखा तो वो पैसा फिर से किसके हाथ में आ गया, बैंक। उसको कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। एक बार जाके पैसा रखा, बैंक ने उसमें से LRR हटाया, बाकी लोगों को लोन दिया, जिनको लोन दिया उन लोगों ने खर्चे किए, तो वो जिनके पास पैसे पहुँचे उन्होंने भी तो बैंक में ही रखे, तो वो पैसा फिर से किसके पास पहुँच गया, बैंक के पास। बस नाम बदला पर पैसा किसके पास पहुँच गया, बैंक के पास। उस पैसे का फिर से LRR निकाला और लोगों को लोन दे दिया। तो वो जो सेकंड राउंड वालों के पास पैसा गया उन्होंने भी घर में नहीं रखा, उन्होंने भी बैंक में ही रखा, फिर से बैंक के पास पैसा आ गया। तो ये जो चेन चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, इसको कहते हैं मनी क्रिएशन, पैसे से पैसा बनाना। तो अगर बैंक को इनिशियल डिपॉजिट मिला था 1000 रुपये और उससे बैंक ने 5000 रुपये क्रिएट कर दिए, अलग अलग लोगों को पैसा बांट बांट के, तो 5 इज़ द मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर वर्ड का मतलब है कि इनिशियल डिपॉजिट से आपने कितने गुना पैसा बना लिया, तो दैट इज़ मनी मल्टीप्लायर। और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/LRR। जस्ट लर्न इट, वेरी इंपॉर्टेंट। मनी मल्टीप्लायर को 2 तरीके से हम देख सकते हैं, इनिशियल डिपॉजिट और टोटल डिपॉजिट का रेशियो। हमारे पास 1000 रुपये थे, हमने 9000 रुपये उससे क्रिएट कर लिए, तो मनी मल्टीप्लायर इज 9। ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड, मनी मल्टीप्लायर इज सिंपली 1/LRR। तो इसको आपको ध्यान रखना है। मनी मल्टीप्लायर, द अमाउंट ऑफ मनी that banks are able to create in the form of deposits
with every unit of initial deposit is called money multiplier. Money multiplier is 1 upon LRR. और इसके इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. कैसे? इनिशियल डिपॉजिट 500, टोटल डिपॉजिट 1000. तो आपने इससे निकाल लिया कि हमारा मनी मल्टीप्लायर इज 2 और अब वो बोल रहे हैं कि LRR निकाल दो. तो आपको पता है ये फॉर्मूला और रिलेशन है मनी मल्टीप्लायर और LRR का, तो इससे आप LRR तक पहुंच गए. ये वाली जो स्लाइड है यही क्वेश्चन 10 साल से वो रिपीट कर रहे हैं, कुछ उसमें अलग ही नहीं आता. यही क्वेश्चन आता रहता है. ओके एवरीवन, तो ये हम लोगों ने कर रखे हैं सारे इसके क्वेश्चन. आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा नोट्स. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें. साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें. APT एजुकेटिंग इंडिया.